ग्रेजुअल प्रोसेस होता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो एक दिन में आ जाएगी। इट इज अ ग्रेजुअल फेज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इसके साथ, इन दो डिस्क्लेमर्स के साथ, आई स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आंसर राइटिंग क्यों करनी है। तो आंसर राइटिंग इसलिए करनी है क्योंकि वो जो पीस ऑफ पेपर है जो आप प्रेजेंट करेंगे वो ही आपको प्रेजेंट कर रहा है। वो पेपर का आंसर नहीं है, वो आप हो, वो आपकी पर्सनालिटी है। आप उसको पुट अप कर रहे हो एज एन आंसर शीट। तो वो एक आंसर शीट आपके बेस्ट कैपेबिलिटी शो करनी चाहिए एंड यू शुड राइट टू इम्प्रेस। तो फर्स्ट चीज ये है। सेकेंड चीज है, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी होने का, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जानने का ये मकसद है कि आप जो क्वेश्चन है उसके डिमांड्स आप एड्रेस कर पाए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप अपनी क्यूमुलेटेड नॉलेज से उसका आंसर निकाल के लिख पा रहे हैं या नहीं। तो जब ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो ही आप आगे आंसर राइटिंग पे बढ़ पाएंगे। अभी मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो हम दो स्टेजेस मिलेंगे इसको। द फर्स्ट वुड बी अ बेसिक स्टेज। एक बार बेसिक कर लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे एडवांस लेवल पे, एडवांस स्टेज पे। तो बेसिक स्टेज में एक आंसर है तो हम उसको तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन कॉम्पोनेंट, नेक्स्ट इज द बॉडी कॉम्पोनेंट जो सबसे बड़ा रहेगा, एंड लास्ट इज द कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन चीजों में हमारा आंसर डिवाइडेड है। तो सबसे फर्स्ट कॉम्पोनेंट है इंट्रोडक्शन कॉम्पोनेंट। अभी इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है? बहुत सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के। बहुत हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट आई से कि इंट्रोडक्शन जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रहना चाहिए। बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है इंट्रोडक्शन में। सो आई सजेस्ट दैट स्टार्ट बाय राइटिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। व्हाट से शुरू करने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि एग्जामिनर तुरंत संतुष्ट हो जाता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ही आंसर दिया है आपने। और दूसरा फायदा ये है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। यू कैन, मतलब आपका टाइम ही नहीं वेस्ट होगा बिल्कुल भी एग्जाम के दौरान। आप व्हाट से शुरू करेंगे तो यू वोंट इवन यूज 2 seconds इन थिंकिंग हाउ टू स्टार्ट योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आया है तो आप बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। फर्स्ट लाइन आपकी ये होगी। अगर ब्रिक्स पे क्वेश्चन आए इंटरनेशनल रिलेशंस का तो आप बताएंगे ब्रिक्स इज अ ग्रुपिंग ऑफ 5 कंट्रीज। ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन होगा। बट द इंट्रोडक्शन डज नॉट एंड हियर। इंट्रोडक्शन आपका 2 लाइन्स का होगा। सेकेंड लाइन होगी उसी व्हाट को सब्सटैंशिएट करना। सब्सटैंशिएट कैसे होगा? आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन का, उसके आगे आप एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। वो एक और स्टेटमेंट या तो आपका कोई करंट अफेयर्स होगा, कोई करंट रेलेवेंस की बात होगी, या तो कोई डेटा होगा, या तो कोई एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में मैंने फर्स्ट लाइन अपनी लिख दी, इट इज ग्रुपिंग ऑफ 5 कंट्रीज। ये 5 कंट्रीज हैं। सेकेंड लाइन मेरी क्या होगी? दीज कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू 40% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ द जीडीपी, वॉट एवर दैट डेटा इज। तो आपने एक सेकेंड लाइन ऑफ डेटा दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन ही भारी हो गया। उस इंट्रोडक्शन ने बता दिया कि इस एस्पिरेंट को, इस स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज ही और शी टॉकिंग अबाउट। तो इंट्रोडक्शन में 2 लाइन्स, first is what, describe what is being asked, and second is any data, any example, any current affairs, substantiation of what you wrote. Next we'll come to the body part. बॉडी पार्ट आपका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअल में बॉडी पार्ट ही है मेन आंसर। तो एक तरह से हम देखें कि एक गिफ्ट रैपर है, एक पैकेट है, गिफ्ट है आपका। तो जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन है वो उसका बॉक्स और उसका रैपर है, एंड बॉडी इज व्हाट यू हैव इनसाइड दैट गिफ्ट। तो डेफिनेटली अगर पैकेजिंग अच्छी होती है तो हमें अच्छा लगता है, गिफ्ट खोलने का मन करता है और सुंदर लगता है। बट फाइनली तो गिफ्ट में जो है वही चीज मैटर करती है। तो बॉडी में हम 3 चीजें में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन को 2 में डिवाइड किया था, बॉडी को हम 3 में डिवाइड करेंगे। तो बॉडी का फर्स्ट होगा, यूजुअली एक ऐसा टेम्पलेट लेके चलते हैं, लेकिन जैसा कि सर ने बोला बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे अपने। बट एक यूजुअल केस सिनेरियो में मैं लेके चलूं तो आपको पॉजिटिव्स या प्रोज लिखने होंगे, नेगेटिव्स, कॉन्स, चैलेंजेस लिखने होंगे, एंड वे फॉरवर्ड लिखना होगा। तो ये 3 चीजें आपकी बॉडी पार्ट होंगी।
अब नाउ इट डिपेंड्स, अगर क्रिटिकली एनालाइज लिखा है तो आप दोनों चीजों को इक्वल वेटेज देंगे, अगर डिस्कस लिखा है तो जो चीज डिस्कस करने को कही है आप उसको ज्यादा वेटेज देंगे और बाकी चीजों को एक दो लाइन का वेटेज देंगे। सो दैट इज योर बॉडी पार्ट। अभी बॉडी पार्ट में बेटर कैसे करें, बॉडी को क्या लिखें बॉडी में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, या कैसे सारे एस्पेक्ट्स कवर करें। सो उसके लिए एक निमोनिक है, वो निमोनिक आपके सारे एस्पेक्ट्स बताएगा। जैसे अगर आपसे पॉवर्टी के बारे में पूछा है तो आपने उसका सोशल एस्पेक्ट लिखा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखा है या नहीं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट लिखा है या नहीं, कल्चरल एस्पेक्ट लिखा है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स की मैं बात करी थी, तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो उसकी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं अगर, तो उसमें इंपॉर्टेंस आ जाएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसकी, अपना इतना इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, हमारी ट्रेड बढ़नी चाहिए, इतना डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, तो इकोनॉमिक हो गया। पॉलिटिकल में आ जाएगा कि अपना न्यू पॉलिटिकल एरिना बना रहे हैं। इंटरनेशनल में आ जाएगा, वी हैव रशिया एंड चाइना यूएनएससी परमानेंट सीट होल्डर्स हैं, और इंटरनेशनल में ये भी आ जाएगा, चैलेंजेस में आ जाएगा कि फ्रिक्शन हो रहा है चाइना इंडिया के बीच में। तो आप हर एस्पेक्ट को लेंगे, हर सेक्टर को लेंगे और सेक्टर वाइज अप्रोच रखेंगे बॉडी में। इससे क्या होगा कि हर सेक्टर आप डील कर पाएंगे और आपका आंसर कहीं पे भी अधूरा नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा पेपर खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि हम फास्ट लिखते हैं, हमारा पेपर इसलिए खत्म होता है टाइम में क्योंकि हम फास्ट सोचते हैं। तो जो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी चीज की तो वो है फास्ट सोचने की, और ये जो तरीके हैं आप फास्ट सोच पाओगे। तो जो पैरामीटर्स का निमोनिक है, मैंने वो अपने लिए बनाया था स्पीच लिट। तो SPEECHLIT, स्पीच लिट। तो S was for social, P was for political, E was for economic, again E was for environmental, C was for cultural, H was historical, LIT में L was for legal, I was international and T was technological। तो कम से कम इन 9 एस्पेक्ट्स में से जितने भी एस्पेक्ट्स मुझे याद आ रहे हैं, कोई पॉइंट आ रहा है तो मैं उसका हेडिंग लिख के उस एस्पेक्ट को डील करूंगी। तो इस तरह से मेरा बॉडी जो पोर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। नेक्स्ट आई कम टू द कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन अगेन जैसे मैंने कहा कि गिफ्ट रैपर है, तो कंक्लूजन आप 2 लाइन्स का लिखेंगे फिर से। कंक्लूजन में बहुत जरूरी बात ये होती है कि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव दिखना चाहिए और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। एकदम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि देश बेहाल है, कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि दिस पर्सन हैज एन ओपिनियन, ही और शी हैज थॉट अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बार बार ब्रिक्स ही आ रहा है दिमाग में, तो अगर ब्रिक्स की बात करें तो हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, especially in the face of COVID-19 pandemic. BRICS emerged as a growing grouping, growing entity जिसने बहुत पोटेंशियल शो किया है। या हम कुछ ऐसे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ब्रिक्स का बहुत पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड कि हम ये सारे नेबरहुड तक एक्सटेंड करें और अच्छा ट्रेड करें। तो एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूज कर सकते हैं, आप DPSPs यूज कर सकते हैं, आप फंडामेंटल ड्यूटीज यूज कर सकते हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप पढ़ते आए हैं, आप प्रीलिम्स में आपने इतनी चीजें पढ़ी हैं, अब आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हैं, आपको जहां नेसेसरी लगता है फंडामेंटल ड्यूटी डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है आंसर में। इवन इंटरव्यू स्टेज में अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह की बात करते हैं, इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो हमेशा कंक्लूजन में नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, आप बोल दीजिए ग्लोबल वार्मिंग मैं स्टार्टिंग में कही थी, लास्ट में बोल दीजिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, बट इंडिया एट 75 नीति आयोग ये कहती है। तो अगर हमें अचीव करना है इंडिया एट 75 एज इन्विजन्ड बाय नीति आयोग, सो वी विल हैव टू डू दिस। तो एक ऐसा भारी स्टेटमेंट होना चाहिए कंक्लूजन में जो कि पॉजिटिव हो, एंड सेकेंडली ट्राई करें कि उसमें कोई एक ऐसी चीज हो, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। जैसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में बहुत जगह डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 ऐसी चीजें लिखी थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। माना कि वो उतना मतलब जरूरी नहीं है कि वो 100% अचीव हो ही रहा हो, आप ये लिख सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा करने से ये हो पाएगा अचीव, या हम इस दिशा में बढ़ पाएंगे। आप ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो कंक्लूजन के लिए वो आप नोट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि कैसे करना है। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग। लेकिन द इशू इज कि ये बेसिक तो हर कोई लिख रहा है,
ये एक ऐसा लेवल ऑफ आंसर राइटिंग है कि आप थोड़े टाइम के बाद लिखने लग जाएंगे, लेकिन आपको एज कैसे मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे आंसर में, और आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे आपके आंसर्स? बिकॉज जो मैंने अब तक बताया वो तो हर कोई बता रहा है, वो तो सब लिख रहे हैं। तो स्टैंड आउट करने के लिए हम एडवांस लेवल पे आएंगे। एडवांस लेवल ऑफ आंसर राइटिंग में बेसिकली हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा आंसर एक बेसिक आंसर से एक एक्सीलेंट आंसर में बदल चुका है, और वो हम ऐसे इंश्योर करेंगे कि हमारे आंसर में कुछ मिस नहीं हो रहा है। जितने भी चीजें हैं जो हमें मार्क्स दे सकती हैं वो हमारे आंसर में है। उसके लिए हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। जो आप चेकलिस्ट बनाएंगे वो आप हर सब्जेक्ट की अलग बना सकते हैं, हर पेपर की अलग बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मैंने अपने लिए चेकलिस्ट बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी के आंसर के लिए मेरी एक चेकलिस्ट थी कि इन 7 चीजों में से एटलीस्ट 3-4 चीजें मेरे आंसर में 100% होनी ही चाहिए। तो उस चेकलिस्ट का निमोनिक, अगेन आई विल यूज अ निमोनिक, उसका निमोनिक था डेयर सैड, DARESAD, डेयर सैड। सो D वॉज फॉर डेटा, कि क्या मेरे आंसर में कोई डेटा है या नहीं, मैंने लिखा है डेटा पॉइंट या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आया है पार्लियामेंट्री कमिटीज पे, तो आई कैन इजिली राइट कि पार्लियामेंट्री कमिटीज की फंक्शनिंग कम हुई है, एंड 14th लोकसभा से 16th लोकसभा में अराउंड 40% से 20% या 60% से 26% हो गई है, एग्जैक्ट डेटा जो भी है। तो आई कैन राइट दैट आउट, तो राइट दैट डाउन, तो डेटा लिखा है यानी। देन ए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल नंबर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरी बात लिख देते हैं हम JS2 के आंसर्स में, बट हम आर्टिकल नंबर ही नहीं मेंशन करते हैं। क्या राइट टू लाइफ कहीं मेंशन किया, आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। बहुत सिंपल आर्टिकल नंबर्स हैं, बट हम वो भूल जाते हैं अपने आंसर्स में मेंशन करना। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज आर। आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट्स और कमिटीज। क्या कोई कमिटी अभी बनी है जिसने कुछ कहा है? इतनी सारी प्रिजन रिफॉर्म्स कमिटीज हैं, इतनी सारी GS3 में इतनी सारी कमिटीज बनती हैं। डायरेक्ट टैक्स की कमिटी अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स की अलग है। तो क्या आपने कोई कमिटी या कोई रिपोर्ट, जैसे ARC रिपोर्ट हो गई, सेकंड ARC हो गई, क्या रिपोर्ट आपने मेंशन की है, कमिटी ने मेंशन की है या नहीं? ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल, कि जो भी आपने आंसर लिखा है उसको आपने एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट किया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकाउंटर किलिंग्स की बात कर रहे हैं तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए रिसेंट इवेंट्स का, लास्ट ईयर जो भी इवेंट हुए थे। अगर आप कोई सोशल इशू की बात करें, अगर आप हंगर की बात करें, आप एग्जाम्पल लिखिए। आप साइंस एंड टेक में मान लीजिए बायो का कोविड का क्वेश्चन आया, आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल इतनी इजी चीज है लिखना, क्योंकि आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल को कभी मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से ऐसा पता लगता है कि ये इंसान सिर्फ रट के नहीं आया है, दिस पर्सन एक्चुअली नोज व्हाट ही और शी इज राइटिंग अबाउट, इसने अब्जॉर्ब किया है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लगातार। एंड दूसरी चीज एग्जाम्पल की ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप एग्जाम्पल लिखेंगे करंट अफेयर्स का, वही एग्जाम्पल एग्जामिनर ने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो अगर वो कुछ फेमिलियर देखेंगे एग्जाम्पल, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा था, इसको तो मैं मार्क्स दे देता हूँ। Like what a good point. So even very little examples. For example, in anthropology, I wrote an example जो कि न्यूज़पेपर में आया था, that कास्ट वॉर्स हो रही थी एक विलेज में, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई थी, तो या बहुत लोग हर्ट हुए थे। तो एक बहुत छोटा सा न्यूज पीस था जो बाय चांस मुझे दिख गया था, बट मैंने वो एग्जाम्पल बना के यूज किया अपने पेपर में। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे देश में घटित हो रही है, जिसका आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, वो आपके लिए एज एन एग्जाम्पल वर्क कर सकता है, एंड इट विल ऑब्वियसली शो कि आप एक अवेयर सिटीजन हैं। So we did DARE. So the next is SAD, SAD. So for S stands for Supreme Court Judgment. अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, इतने सारे केसेस आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, शाह बानो केस हो गया, शायरा बानो केस हो गया, ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट, इतने सारे विशाखा गाइडलाइंस, सो मेनी सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स आर देयर। तो वो आपने इंक्लूड किया है अपने आंसर में, यानी इवन इन्वायरमेंट वगैरह के आंसर्स में आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। तो S stands for SC judgments. Another thing that S stands for is SDGs, Sustainable Development Goals. SDGs आपको सारे याद होने चाहिए, स्पेशली जो 1, 2, 3 है, हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये सब तो बिल्कुल ही याद होने चाहिए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो बहुत सारे, मतलब ऑल थ्रू द पेपर्स, GS के सारे पेपर्स में आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड SDGs डालने से एक
थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच आ जाता है आपके आंसर्स में। नाउ ए स्टैंड्स फॉर एनी एक्ट, क्या इस चीज से रिलेटेड कोई एक्ट बनी है, जैसे जैसे पॉस्को एक्ट हो गई या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए एक्ट हो गई, तो क्या कोई एक्ट बनी है या नहीं बनी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गई, एक्ट बनी नहीं है तो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि एक्ट लेजिस्लेशन होना चाहिए। एक्ट बनी है तो आप देखिए आपने अपने आंसर में इंक्लूड किया है या नहीं कि एक्ट है या नहीं। तो जरूरी नहीं है कि एक्ट ही हो, अगर कोई ऐसी ही कोई वर्डिक्ट निकला हो या कोई बात कही हो सेंटर ने, कोई भी ऐसी लीगल चीज जो उससे रिलेटेड है वो होनी चाहिए। एंड फाइनली डी, डी स्टैंड्स फॉर डीपीएसपी। डीपीएसपी आपके जीएस2 आंसर्स के लिए बहुत जरूरी है। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, एज आई ऑलरेडी सेड कि ये एक आंसर को कंप्लीट करते हैं या आपके आंसर को एक पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी बेंट देते हैं। ये एक जनरल आंसर नहीं लगता है, थोड़ा स्पेशलाइज लगने लगता है, थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। तो आप डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तो जरूर याद करें। तो दिस वाज फॉर पॉलिटी। नाउ आई मेड दिस थिंग फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। हर चीज का मैंने अपना स्पेसिफिक अलग रखा था। आई माइट शेयर दैट, एक दो मैं अभी बता देती हूँ, बट बाकी आई विल शेयर दैट मे बी ऑन माई ओन चैनल और मे बी थ्रू सम अदर मीन्स। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसी चीज है जिसमें हम करंट अफेयर्स से ही पढ़ते हैं, काफी डायनेमिक चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक फ्रेमवर्क मेरे पास होना चाहिए जो कि आईआर के अगर कोई कंट्री टू कंट्री का क्वेश्चन आए तो मैं उसमें यूज कर सकूं। जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप आ गया, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप आ गया, तो एटलीस्ट देयर शुड बी सम पॉइंट्स जो मेरे पास रेडी हो, क्योंकि भूलने लग जाते थे पॉइंट्स। तो इसके लिए आई हैड मेड अ निमोनिक कॉल्ड जीसी टाइड्स, GCTIDES। जी से था जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, या जियोग्राफिकल क्या है। जियोग्राफिकल में फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, तो फर्स्ट थिंग यू कैन राइट कि हमारा नेबर है, इतना बाउंड्री हम शेयर करते हैं, आपने पढ़ा ही है ये सब। सी इज फॉर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी है या नहीं है, पोरस बॉर्डर है, क्या 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 रेल लाइन है या नहीं है, हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टी इज फॉर ट्रेड, ट्रेड कितना चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में। आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल एक रूपो न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया था रशिया की हेल्प के साथ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सो क्या कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या साथ में मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो। डी स्टैंड्स फॉर डिफेंस, डिफेंस एक्सरसाइज क्या है दोनों कंट्रीज के बीच की, क्या कोई डिफेंस डील हुई है, जैसे इंडिया यूएस डिफेंस डील्स हुई हैं, अभी रिसेंटली कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, मालाबार एक्सरसाइज वगैरह यूएस के साथ या नहीं हुई थी। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी और एनर्जी, तो एनर्जी लेवल पे क्या कोलैबोरेशन है, क्योंकि आप देखेंगे एनर्जी वाले फील्ड में स्पेशली क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाले एरिया में काफी कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन बनता है। तो दैट इज वन पॉइंट दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। एंड एस इज फॉर सिक्योरिटी एंड स्पेस, तो क्या कोई साथ में हमने स्पेस कोलैबोरेशन किया है या नहीं, इसरो ने कुछ साथ में किया है या नहीं, या सिक्योरिटी में कुछ साथ में हो रहा है या नहीं, जैसे बॉर्डर आउटपोस्ट बना दिए हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, पोरस बॉर्डर की फेंसिंग हो रही है, तो थिंग्स लाइक दीज। एंड वन थिंग जो इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने जीसी टाइड्स के अलावा याद किया था वो था चाइना, बिकॉज चाइना इज समथिंग जो कि आप ऑलमोस्ट हर आंसर में यूज कर सकते हैं, सो डोंट फॉरगेट चाइना। तो ऐसी चीजें थी जो मैंने अभी ये 7 चीजें हो गई। अब अगर मैंने उस कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है, फिर भी आई हैव माई पॉइंटर्स कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का कंट्री कंट्री का क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आई कैन राइट दीज 7 पॉइंट्स कि कुछ ना कुछ तो होएगा इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इन 7 एरियाज में। और अगर कुछ नहीं भी है तो आप इतना तो लिख सकते हो कि हाँ दे आर कोलैबोरेटिंग एट द एनर्जी लेवल, दे नीड टू इंक्रीज देयर ट्रेड, मतलब कुछ जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो नहीं आ रहा है तो, बट एटलीस्ट आपने वो हेडिंग टच किया है, एटलीस्ट आप खाली नहीं बैठे हुए हो कि मुझे आंसर नहीं आता है। सो इससे आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली फॉर एथिक्स, एथिक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बट एक मैंने छोटा सा निमोनिक बनाया था, बिकॉज आई वॉज लाइक एथिक्स में बहुत बार होता है हम थोड़ा जनरल आंसर्स लिखने लग जाते हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं लिखना। तो आई हैड मेड अ निमोनिक कॉल्ड सीना, CENA। सी वॉज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना बहुत जरूरी है किसी भी पेपर में, किसी भी आंसर में। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को आप पक्का अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए। ई E was for I don't remember, E was for example।
हाँ, तो ई वॉज फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी मैंने नोट किए हुए थे 2-3 लोगों की लाइफ के, जैसे गांधी जी के एग्जाम्पल्स, बुद्धा के एग्जाम्पल्स, इवन ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले के एग्जाम्पल्स मैंने नोट डाउन किए हुए थे, एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सर्विंग ऑफिसर्स एंड एनी अदर लाइफ, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स लिखना जरूरी है। देन एन इज फॉर नोलन कमिटी वैल्यूज। नोलन कमिटी लिख देना कि नोलन कमिटी के वैल्यूज के साथ आप रहें, तो दैट साउंड्स बेटर। आप सिर्फ वैल्यू लिखेंगे तो मे बी उतना भारी नहीं लगेगा, बट आप नोलन कमिटी हैज सेड अबाउट दीज वैल्यूज, तो इट गिव्स अ काइंड ऑफ वेट टू योर आंसर्स। एंड ए वाज फॉर एआरसी, तो वो सीना, लाइक जॉन सीना वाला सीना था, वो CENA। सो दिस वाज माय चेकलिस्ट कि कहीं मैं आंसर मेरे जनरल ना हो जाए, मेरे आंसर स्पेसिफिक रहे, वेटेज के साथ रहे, और माय आंसर शुड गेट मी मार्क्स। सो दिस वाज व्हाट माय बेसिक एजेंडा वाज फॉर आंसर राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बात आती है कि ये जो मैंने इतनी सारी बातें कही हैं, इसके अलावा बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो कि आपको और स्प्रिंकलर्स की तरह आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। स्प्रिंकलर्स क्या हुए? सबसे पहला स्प्रिंकलर हुआ जैसे आपके ग्राफ्स हुए। तो दो चीजें मैं कहूंगी, ग्राफ्स एंड मैप्स, दो चीजें बहुत ही बेस्ट स्प्रिंकलर्स हैं। दीज कैन नेवर गो रॉन्ग। फ्लो चार्ट्स बनाने में कई बार आपको समझ नहीं आता है फ्लो चार्ट कैसे बनाए, किसका बनाए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, बट मैप एक ऐसी चीज है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। एंड मैंने इवन GS1 के पेपर में 20 में से 16 क्वेश्चन में मैप बनाया था, और और मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत कम चीजें आती थी उस पेपर में, बट आई थिंक मैप बनाने के कारण ही मुझे मार्क्स मिले हैं। एंड मैप आप बहुत क्रिएटिविटी शो करता है आपका। मैप आप किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तभी आप मैप बनाएं। मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैप बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1857 रिवोल्ट का क्वेश्चन आया है, आप मैप बना के दिखा दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरठ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। कितना डिफिकल्ट है मेरठ पॉइंट करना मैप पे? इट इज अ वेरी इजी थिंग। आप 5 सेकेंड में मैप बनाने की प्रैक्टिस करें एंड आप वहां पे मार्क करिए। आप और भी जगहों पे मैप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया पूछा गया है, तो आप जस्ट बिकॉज इट इज अ हिस्ट्री आंसर, इट डज नॉट मीन कि आप मैप नहीं बना सकते हैं। आप साउथ इंडिया बनाइए, पेनिनसुला, और तीनों किंगडम्स मार्क कर दीजिए साउथ इंडिया के, मतलब एक ट्राइंगल बनाना है बस, अगर आप पूरा मैप नहीं बना सकते तो। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इजी एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप शो कर दीजिए, आप वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप मैप ऑफ इंडिया प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप बताइए मुझे, आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ मैप वेरी क्विकली। एंड मैप के साथ एक चीज जरूर याद रखिए कि प्लीज ऑलवेज पुट इट इन अ बॉक्स एंड नीचे लिख दीजिए मैप ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, मैप ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। आप थोड़ा सा बॉक्स बना के लिख देंगे तो आपका आंसर एक नीट हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, और बेसिकली काफी प्रिसाइज हो जाएगा। तो वन थिंग इज मैप, द सेकंड थिंग इज ग्राफ। ग्राफ इज समथिंग जिसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे आंसर्स में। एंड सेकंड थिंग इज कि आप ग्राफ मैप ये सब बनाएंगे ना, तो आपका पूरा पेज, दोनों पेज या तीनों पेज भर जाएंगे, आपकी स्पेस नहीं छूटेगी। एंड दैट मुझे लगता है कि पेजेस भरे हुए ज्यादा ठीक लगते हैं, ज्यादा ठीक दिखते हैं। जरूरी नहीं है आपका वर्ड काउंट बहुत ज्यादा हो, बट एटलीस्ट आपने मैप बनाया हो, आपने ग्राफ बनाया हो, तो वो दे वर्क एज फिलर्स। तो ग्राफ में भी आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR का एक रिपोर्ट आया था दैट 43% ऑफ MPs, लोकसभा MPs हैव क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। तो आप एक पाई चार्ट बनाइए एंड आप उसमें 43% लिख दीजिए, तो मतलब इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा फिर आंसर आपका। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का अराउंड 60% से 26% फॉल किया है, जो बिल्स भेजे जा रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के। तो आप ऐसे ग्राफ बनाइए, उसमें पहला वाला बार बनाइए 60% का, दूसरा वाला बनाइए 26% का, और ऐसे एरो बना दीजिए और लिख दीजिए फॉल इन पार्लियामेंट्री कमिटी वर्क। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे आपका आंसर बहुत ब्यूटीफुल होगा। एंड ग्राफ से कैसी चीज है जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगी आंसर्स में। सो नाउ, अभी मैंने इतनी सारी चीजें कही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में ऑर्गेनाइज्ड होना। और ये जो मैंने चीजें कही हैं वो ऐसी चीजें नहीं है जो अचानक से आंसर लिखते हुए दिमाग में अचानक से चमक जाएंगी, कि अचानक से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए।
इतना टाइम नहीं रहता है उस टाइम पे यू आर इन अ हरी, आप जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं, आप एक ऑटो पायलट मोड में होते हैं, तो आपको ये चीजें प्री प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इट। तो मैंने अपने लिए 4 नोटबुक्स बनाई थी, GS 1, 2, 3, 4। उन 4 नोटबुक्स को मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया था, जो जो सब्जेक्ट वाइज सेक्शंस हैं, एंड उन 4 नोटबुक्स में जो भी चीज आती थी, एग्जाम्पल आता था, डेटा आता था, मैं वो नोट डाउन कर लेती थी सिलेबस वाइज, सिलेबस के सेक्शन के वाइज। तो इस तरह से बाय द एंड ऑफ इट आई हैड 4 नोटबुक्स जिसमें मेरा एक्चुअल में सारा वैल्यू एडिशन डेटा था। जैसे कोई भी केस हो रहा है, कोई भी न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, इवन अगर मुझे कुछ आइडिया आ रहा है कि इसके लिए मैं ग्राफ बना सकती हूँ, तो मैं वो ग्राफ भी नोट कर लेती थी। तो वो नोटबुक्स अभी मैं कंपाइल करके वो ई नोट्स पे है, आई विल पुट इट ऑन, लाइक आई विल मेक इट पब्लिक थोड़े टाइम में, वंस आई अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। सो उसके बाद यू कैन सी कि हर सेक्शन में आप अपने 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 अपडेटेड चीजें अपने एग्जाम्पल्स के हिसाब से रखें, एंड वही चीज आप बार बार रिवाइज करेंगे। एंड मैंने एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने के पहले, मतलब एग्जाम हॉल में घुसने के पहले वही नोटबुक्स रिवाइज की थी, बिकॉज इतने परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स, परफेक्ट कंक्लूजन, सब कुछ उसमें लिखे हुए थे। सो इससे क्या हुआ कि एक तो मुझे सोचना नहीं पड़ा पेपर देते हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल माई पेपर्स, मतलब सारे ही पेपर मेरे 5 मिनट पहले खत्म हो गए थे। मतलब कभी भी मुझे जल्दी लास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि आई वॉज राइटिंग टिल द एंड। तो क्योंकि मेरे इंट्रोडक्शंस रेडी थे, मेरा डेटा रेडी था, जो जहाँ पे सोचना पड़ता है वो सब रेडी था। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, उससे एक्चुअली में आपका थिंकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी हर चीज रेडी होगी, आपको बस लिखना होगा और आपको बस थोड़ा पढ़ना है। सो दिस वॉज माई आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। अभी लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि आंसर राइटिंग एक स्लो इवॉल्विंग प्रोसेस है, प्रैक्टिस के साथ ही आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं आता। इन चीजों को कॉन्शियसली अप्लाई करना पड़ता है अपने आंसर में, नहीं तो आंसर नहीं बन पाता है जैसा हम चाहते हैं। तो आप हर बार जब भी आंसर लिखें, आप अपनी चेकलिस्ट देखें, और अपनी चेकलिस्ट देखने के बाद आंसर लिखें, और आंसर लिखने के बाद आप फिर से अपनी चेकलिस्ट देखें कि क्या क्या चीजें आपने मेंशन की हैं, एंड क्या आप भूल गए हैं, क्या आप आर्टिकल नंबर लिखना भूल गए। ऐसे करके कॉन्शियस एक्सरसाइज होगी, जिसके बाद आप एक थोड़ा बेटर स्टेज पे धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आंसर राइटिंग के। सो दिस वाज माय आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी।